नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा पर 1 साल से बमबारी हो रही है। हर दिन बम गिरता है और हर दिन कोई ना कोई मारा जाता है। हमास के हमले में 7 अक्टूबर 2023 को 1200 लोग मारे गए, लेकिन इस संख्या के सामने फिलिस्तीन में मारे गए और मारे जा रहे 40,000 से अधिक लोगों की संख्या बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है। 1 लाख से अधिक घायल और अपंग लोगों की भी संख्या है। हमास के हमले के 1 साल होने पर इंडिपेंडेंट अखबार का यह पन्ना कितना भद्दा दिख रहा है। बड़े बड़े नंबर ठूंस दिए गए हैं। 365 दिनों का नरसंहार आधे पन्ने पर सिमट आया है। 36 में से 31 अस्पताल क्षतिग्रस्त हैं। 66% इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। 97 इस्राएली अभी भी हमास के कब्जे में हैं और 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1205 लोग मारे गए। उसके बाद 1 साल बमबारी होती है और गजा में मरने वालों की संख्या 41,870 हो जाती है। अखबार ने किसी का चेहरा नहीं छापा पहले पन्ने पर, गजा की तस्वीर नहीं छापी, नंबर छाप दिया जैसे ये अखबार नहीं किसी पुरानी मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट हो। कोविड के समय जब इसी तरह से मरने वाले एक नंबर में बदले जा रहे थे, तभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर मरने वाले लोगों के नाम छाप दिए। कुछ लोगों के बारे में बताया भी गया जो मर गए हैं वो कौन थे। मीडिया को नंबर छापने और नाम छापने की संवेदनशीलता का फर्क मालूम है। उसे पता है कब नंबर छापना है और कब नाम छापना है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से पश्चिम के बड़े बड़े अखबारों की कलई खुल गई। उन अखबारों ने हमास के हमले के 1 साल होने पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापी है। हर जगह नंबर ही नहीं है, कहीं कहीं चेहरा भी है और कहानी भी। फाइनेंशियल टाइम्स में एक महिला की तस्वीर छापी गई है जो हमास के हमले में मारे गए लोगों की तस्वीरों के सामने खड़ी है। हेडलाइन लिखी है, अ ईयर ऑन इजराइल मार्क्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हीनियस हमास अटैक दैट स्पार्क्ड अ वॉर। अंदर के पन्ने पर विस्तृत खबर छपी है जिसकी हेडलाइन है, द ईयर दैट चेंज्ड इस्राइल, यानी वह साल जिसने इस्राइल को बदल दिया। मेरे पास जानने का, बताने का कोई तरीका नहीं कि इन तस्वीरों को और नंबरों को किसी भी पक्ष के लिहाज से देखने पर किस तरह की स्मृतियां, बेचैनियां उभरती हैं। आप किसके लिए बेचैन होते हैं, बिलखते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में एड गोरेन का एक बयान छपा है। इस बयान में यही उलझन नजर आती है कि 1200 लोग हमास के हमले में मारे गए, 40,000 फिलिस्तीनी इस्राइल के हमले में मारे गए। आपकी सहानुभूति, करुणा किस तरफ होगी, कितनी होगी? यूडी गोरेन के रिश्तेदार की हमास के हमले में मौत हो गई थी और शव हमास के कब्जे में है। उनके बयान को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दिन था जब इस्राएलियों के साथ ऐसी हिंसा हुई कि नाज़ी भी देखकर डर जाते। वो एक दिन था जिस दिन से यह युद्ध शुरू हुआ, मगर उस एक दिन के बाद आप सिर्फ यही सुनते हैं कि गजा के लोग तड़प रहे हैं। मैं इस बात का कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना चाहता कि कौन ज्यादा तड़प रहा है। यह संघर्ष ना तो गजा के लोगों का होना चाहिए, ना ही हमारा। मगर जब आपके पास ऐसी कहानी होती है जो डेविड और गोलायत जैसी दिखाई देती है, तो आप बहुत आसानी से इस तबाही को नजरअंदाज कर सकते हैं और इस कीमत को भूल सकते हैं जो हम अदा कर रहे हैं। उनके कहने का एक मतलब यह भी है कि उनके परिवार के लोग हमास के पास बंधक हैं। यह कहानी नहीं भूलनी चाहिए। सही बात है, नहीं भुलाई जानी चाहिए। इन परिवारों ने इस्राएल में कई बार प्रदर्शन किया कि नेतन्याहू किसी तरह समझौता करें और बंधकों को रिहा करवाएं, लेकिन नेतन्याहू ने गजा को मिटा देने की जिद से समझौता नहीं किया। वे पीछे नहीं हटे। जिस तरह से वहां हमला हुआ है, दुनिया के कई देश नेतन्याहू को युद्ध का अपराधी कहने लगे हैं। लेकिन क्या गजा के लोगों ने जो तबाही झेली है उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? गजा पर हमला नहीं रुक रहा। क्या इसके बीच बंधकों के परिवारों की आवाज इस्राइल ही सुन पा रहा है? नेतन्याहू सुन पा रहे हैं? नेतन्याहू ना जीत सके हैं, ना 97 के करीब बंधकों को रिहा करवा सके हैं।
सवाल उठता है कि लेबनान में पेजर में धमाका कर कई लोगों को घायल कर देने की क्षमता है इस्राएल के पास। इतना सटीक हमला करता है कि हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत हो जाती है। हिजबुल्लाह के और भी कमांडर इस्राएल के सटीक टारगेट से मारे जाते हैं। यही नहीं, ईरान के भीतर सरकारी अतिथि गृह में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हानिया को इस्राएल मार देता है। लेकिन वही इस्राएल जिसके पास सटीक टारगेट किलिंग का फॉर्मूला है, क्षमता है, अपने बंधकों को, नागरिकों को छुड़ा नहीं पाता है। हमास के किस ठिकाने पर अभी तक 97 लोग कब्जे में रखे गए हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इस बीच गजा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे छपते रहे हैं। जिस छोटी सी जगह में दिन रात धुआंधार बमबारी होती रही हो, वहां कितने लोग मारे गए हैं उसकी सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है। जुलाई 2024 में लैंसेट जर्नल में गजा में मृतकों की गिनती करने की चुनौतियों को लेकर डॉक्टर राशा खातिब, मार्टिन मैक्की और सलीम यूसुफ का एक शोध लेख छपा है। राशा लिखती हैं कि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आंकड़े जुटाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी क्षति पहुंची है कि आप भीतर क्या हुआ है, कितने दबे हैं, पता नहीं लगा सकते। मंत्रालय को अपनी रिपोर्टिंग में अस्पतालों में मरने वालों या मृत लाए जाने वाले लोगों के आंकड़े जोड़ने पड़ रहे थे। साथ ही विश्वसनीय मीडिया और प्रथम सूचनाओं को इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। इन सब से आंकड़ों के रिकॉर्ड की डिटेल को भारी नुकसान हुआ है और उसकी गुणवत्ता भी कम हुई है। इसलिए गजा स्वास्थ्य मंत्रालय अब शिनाख्त ना की जा सके शवों के आंकड़े कुल मृतकों के आंकड़ों में अलग से जारी करने लगा है। 10 मई 2024 तक कुल 35,091 मृतकों में से 30% की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। डॉक्टर आशा लिखती हैं कि युद्ध जैसी आपात स्थिति में इस तरह के आंकड़े असलियत से काफी कम होते हैं। सिर्फ फरवरी 2024 तक गजा की 35% इमारतें तबाह हो चुकी थीं। इसलिए मलबे के नीचे दबे हुए शवों की अब तक गिनती करना संभव नहीं हो पाया है। लोग सिर्फ बमों से नहीं मारे गए, महामारी, भूखमरी, बिना इलाज के भी मारे गए। खराब पानी पीने से भी लोग मरे हैं। इसराइल ने गजा में इस स्तर पर तबाही मचाई है कि संख्या बेमानी लगती है और मारे जाने वाले लोगों की कहानी भी बेमानी हो जाती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे पत्र में अमेरिका के 99 डॉक्टरों ने तो गजा में मारे गए लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक बताई है। 99 डॉक्टर्स ने लिखा है कि गजा में तबाही जितनी समझी जा रही है उससे भी ज्यादा है। हमारे अनुसार 1.25 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। यहां की आबादी का 5.5% मिट गया है। गजा में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और इसराइल से लेकर फिलिस्तीन में सक्रिय तमाम हथियारबंद गुटों को हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे भेजे गए बमों से हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। लैंसेट में डॉक्टर आशा ने लिखा है कि युद्ध स्थिति में आधिकारिक आंकड़ों से मरने वालों के आंकड़े 3 से 15 गुना अधिक हो सकते हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि गजा में 2 से 3.25 लाख लोग मारे जा चुके हैं। गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय किन हालात में संख्या जुटाता होगा, लोगों के नाम दर्ज करता होगा, इसकी कहानी अलग ही गाथा में बदल जाएगी। कुछ दिन पहले गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि 902 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। 902 परिवारों का पूरी तरह खत्म हो जाने का मतलब है अब उनकी यादें इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिट गई हैं। लेकिन उन 1350 परिवारों की सोचिए जिनके सभी सदस्य तो मारे गए, मगर हर परिवार में एक सदस्य बच गया है। वह किसे याद करता होगा, किसके लिए रोता होगा। इसराइल अपने हमले से इतना कुछ मिटा देना चाहता है कि ना तो गजा की याद रहे, ना गजा में पैदा हुए लोगों की याद बचे। पत्रकार और लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने लिखा है, आप सच में तब मरते हैं जब आपकी याद भी मर जाती है। जिन परिवारों में कोई नहीं बचा उनकी याद को भी मार दिया गया है। जिनका एक सदस्य बचा है उसे युद्ध में बचे रहने के साथ अकेले ही अपनी यादों का भार भी ढोना है। यह अल जजीरा की वेबसाइट है।
काले रंग की पृष्ठभूमि में 10,000 बच्चों के नाम दिए गए हैं। ये वो बच्चे हैं जो गजा में हुई बमबारी में मारे गए। लिखा है कि गजा में हर 15 मिनट पर एक फिलिस्तीनी बच्चा मारा गया है। इस एक साल में गजा में जितने लोग मारे गए उनके नामों को याद रखना भी संभव नहीं और नंबर भी आप याद नहीं रख सकते। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन नामों को दर्ज करने की कितनी ही कोशिशें हुई हैं। पिछले साल के वीडियो में हमने आपको दिखाया था, हार्वर्ड के छात्रों ने इस सफेद चादर पर फिलिस्तीन में मारे गए 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे। छात्रों ने यहां बारी बारी से उन नामों को पढ़ा, उनके आगे उम्र भी लिखा था, उन्हें याद किया। इसी तरह इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान मरने वालों के नाम पढ़े और मरने वालों के नाम पर एक सफेद चादर पर लाल रंग से हथेली का निशान बनाया। 1 लाख लोग घायल हैं। वे हर दिन मौत के करीब चले जाते होंगे। किन हालात में उनका इलाज हो रहा है? अमेरिका के 99 डॉक्टरों ने बाइडेन को लिखा है, अस्पतालों के उपकरण में संक्रमण लग गया है, दवाएं नहीं हैं, मामूली जरूरतों की दवाएं नहीं हैं। मीडिया के लिए नंबर और नाम को लेकर इस त्रासदी को उभारना मुश्किल है। मीडिया भी किसके लिए उभारे, किसी पर फर्क नहीं पड़ता और बहुत सारा मीडिया तो उन्हीं ताकतों के साथ खड़ा है जिन ताकतों ने गजा में इतनी बड़ी तबाही मचाई है। बॉस्टन ग्लोब अमेरिका का 150 साल पुराना अखबार है। इस अखबार ने दूसरे पन्ने पर इस्राएली और फिलिस्तीनी मूल के लोगों की फोटो के साथ रिपोर्ट छापी है। इस पन्ने पर हेडलाइन है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉर ए ईयर ऑफ एंग्विश, मतलब दोनों ही तरफ पीड़ा का यह साल रहा है। यह क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को आपके अखबारों ने, किसी भी भाषा के आपके अखबारों ने किस तरह से कवर किया है। आज 7 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को या किसी और अक्टूबर को आप देख सकते हैं। गजा में 180 से अधिक पत्रकार मारे गए। फिलिस्तीनी लोगों की कहानी दर्ज करते करते खुद भी कहानियों में विलुप्त तो हो गए। क्या 180 पत्रकारों की कहानी कोई कह सकता है? गजा की त्रासदी ने आम नागरिकों और कंटेंट क्रिएटर को रातों रात एक रिपोर्टर में बदल दिया। हमने आपको अपने पहले के वीडियो में जो गजा को लेकर हमने बनाए थे, प्लेस्टिया अलकाद, विस्साम नासर, बिसान ओडा जैसे कई ऐसे पत्रकारों के बारे में बताया है जिन्होंने जिंदा रहने के साथ साथ युद्ध के बीच से युद्ध की तस्वीरें और आम लोगों की पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाया। बिसान ओडा गजा की हैं। वे इंस्टाग्राम पर लगातार रिपोर्ट करती हैं। अपने वीडियो की शुरुआत ही इस वाक्य से करती हैं, Hey everyone, this is Bisan from Gaza talking to you from It's Bisan from Gaza and I am still alive। इसी साल अमेरिका के पीबॉडी अवार्ड्स में जब उन्हें सम्मानित किया गया तो बहुत देर तक लोग तालियां बजाते रहे। अल जजीरा प्लस के साथ एमी अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। आउटस्टैंडिंग हार्ड न्यूज फीचर स्टोरी कैटेगरी में उन्हें एमी दिया गया। अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इट्स बिसान फ्रॉम गजा एंड आई एम स्टिल अलाइव के लिए आज बिसान ने गजा की तबाही के 1 साल पर एक पोस्ट डाला है। पिछले साल की अपनी 10 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, मैं 1 साल तक नरसंहार से बची हूं। इस 1 साल ने मुझे बदल दिया है। पुरानी बिसान हमेशा के लिए जा चुकी है। मैंने उसे उत्तरी गजा के एक बगीचे में पीछे छोड़ दिया। इसराइल ने अनगिनत लोगों को मार दिया। उसकी तबाही को आंकने का कोई पैमाना अब नहीं बचा। लेकिन इसी के साथ फिलिस्तीन का मुद्दा दुनिया भर में फिर से लोगों की यादों का हिस्सा बन गया है। फिलिस्तीन को उसका हक मिले, इसे लेकर करोड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। जिन यादों को नेतन्याहू मिटाने चले थे उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आज कई देश फिर से दोहराने लगे हैं, फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा। 23 लाख लोगों को विस्थापित कर, अनगिनत लोगों को मारकर भी 1 साल बाद नेतन्याहू खुद को विजेता नहीं कह सकते। और यह जीत कभी मिली भी तो किस कीमत पर। राजनीतिक समाधान का भी रास्ता उन्होंने अपने लिए बंद कर लिया है। फिलिस्तीन को मंजूरी देने की बात वे सुनना भी नहीं चाहते। असल में बम गिराते गिराते धमाकों की आवाज में उन्होंने सुनना बंद कर दिया होगा, या फिर सुनाई भी कहां देती होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।